Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Learn Academy. I'm your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका टाइटल है सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों हमने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को तफसील से पढ़ा। हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन देखा। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने 3 तरह के इसके क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। हमने मोनोसेक्राइड्स को स्टडी किया, उसके बाद हमने डायसेक्राइड्स देखे और फिर हमने पॉलीसेक्राइड्स को स्टडी किया। बच्चों आप लोगों ने उनके स्ट्रक्चर्स भी अच्छी तरह से बनाने हैं। मैंने उनके स्ट्रक्चर्स की अलग अलग से वीडियोस बनाई हैं ताकि आप लोग जो है स्ट्रक्चर्स को वीडियोस को देखें और स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से ड्रॉ करें। आप लोगों से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर आए हम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। कुछ आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि राइट द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो सोर्सेज का क्या मतलब होता है? सोर्सेज का मतलब होता है जराए, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कहाँ कहाँ से हमें हासिल होते हैं, हमने उनके सोर्सेज बताने हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जब हम उनको खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे देखें अलग अलग है। मोनोसेक्राइड्स के अलग सोर्सेज हैं, डाइसेक्राइड्स के अलग है और पॉलीसेक्राइड्स के अलग सोर्सेज हैं। ठीक है, अब जो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होता है। अब बच्चों वो डिपेंड करता है कि वो C3 से लेकर C7 तक कोई भी हो सकता है। इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। बच्चों इसके सोर्सेज देख लेते हैं। यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया था जो सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स है ना बच्चों, वो क्या है? वो C6 वाले हैं। C6 वाले को हम क्या कहते थे? हेक्सोजेस। ठीक है, सबसे कॉमन है जिसमें हमारे पास क्या आता है? ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है। अब देखिए बच्चों इन तीनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। इनका स्ट्रक्चर का फर्क है। स्ट्रक्चर का फर्क किस तरह से है ये भी मैंने आप लोगों को जो है जब वीडियो में बना रहा था, जो पिछली स्ट्रक्चर थी वहां पे मैंने आपको तफसील से फर्क बताया है। तो बच्चों जो तीनों 6 कार्बन वाले जो मोनोसेक्राइड्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड इन फ्रूट्स, बच्चों फलों में पाए जाते हैं, वेजिटेबल सब्जियों में पाए जाते हैं, हनी शहद को कहते हैं, एंड सीरियल्स। बच्चों सीरियल्स किसे कहते हैं? सीरियल्स में रखें। सीरियल्स कहते हैं ऐसे पौधे जिनके बीज को हम खाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जिनके बीजों को हम खाते हैं ना उनको हम सीरियल्स कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। गंदम, गंदम एक सीरियल है। ठीक है, गंदम के बीज है ना जो हम उसे एज ए सोर्स फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं। चावल, चावल का जो दाना है जो उसका बीज है हम उसे खाते हैं। इस तरह बच्चों मकई देख लें, मकई को हम यूज करते हैं। इस तरह आप जौ देख लें, जौ का पौधा आपने देखा हुआ है। ठीक है, जो इसे इंग्लिश में बार्ले कहते हैं, हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो सीरियल्स जो है इस पूरे ग्रुप को कहते हैं। तो बच्चों इनके अंदर जो है वो ग्लूकोज भी पाया जाता है, फ्रक्टोज भी, ग्लैक्टोज भी इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इनके सोर्सेज ध्यान में रखने हैं। इसके बाद बच्चों डायसेक्राइड्स हैं। देखिए डायसेक्राइड्स में यहाँ पे देखिए सक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। 3 डायसेक्राइड्स आपके बुक के अंदर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब बच्चों देखें जो सक्रोज है ना इसका तो आपको पता है कि सक्रोज किस से मिलकर बनता है। बच्चों डायसेक्राइड क्या होते हैं? जहाँ पे 2 मोनोसेक्राइड्स जब आपस में मिलते हैं तो वो डायसेक्राइड बनाते हैं। सक्रोज आपको पता है कि जब ग्लूकोज जो है इसके साथ मिलेगा बच्चों, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलता है तो क्या बनता है बच्चों? सक्रोज बनता है। ठीक है, अच्छा लैक्टोज बच्चों कैसे बनता है? जब ग्लूकोज ग्लैक्टोज के साथ मिलता है। किसके साथ बच्चों? जब ग्लूकोज जो है वो किससे मिलता है? ग्लैक्टोज के साथ मिलता है तो क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। आप लोगों ने ज़हन में रखना है, इसको लिख लिया, के ऊपर लिख लीजिएगा। सक्रोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। और बच्चों माल्टोज क्या होता है? जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं ना तो इससे माल्टोज बनता है। क्या बनता है बच्चों? माल्टोज बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसे माल्टोज कहते हैं। इनमें से 2 के स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को, ठीक है, डायसेक्राइड का जो टॉपिक पढ़ाया था वहां पे मैंने आप लोगों को बनाने भी सिखाए थे। तो बच्चों सक्रोज सबसे पहले देखते हैं कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। बच्चों शुगर बीट, शुगर बीट कहते हैं चकंदर, इसे कहते हैं चकंदर। रेड कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, चकंदर सब्जी का नाम है। ठीक है, इसके अंदर होता है शुगर केन बच्चों, गन्ने के अंदर होता है, एंड फ्रूट्स और ठीक है फलों के अंदर होता है। बच्चों आपको पता है कि जो सक्रोज है ना इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। ये क्या है? ये टेबल शुगर होती है। जो हम आम घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, वो क्या होती है? सक्रोज। और आपको पता है वो चीनी कहाँ से बनती है? वो गन्ने से बनती है। तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, शुगर बीट, शुगर कैन और फ्रूट्स। ठीक है, तो जिसके बाद लैक्टोज है। लैक्टोज किसके अंदर पाया जाता है? जो मिल्क, दूध एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स का मुराद क्या है बच्चों? दूध से बनने वाली जो अशिया है ना उन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। जिसमें क्या आ जाता है? डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर चॉकलेट्स आ जाती है जो दूध से बनती है, खीर आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा और दूध से जितनी तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है, जितनी मिठाइयां बनती हैं दूध से और जितनी तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो बेकरी आइटम्स है जितनी भी सारी डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं। तो बच्चों इनके अंदर जो है लैक्टोज मौजूद होती है। इसके बाद बच्चों माल्टोज है। माल्टोज सीरियल्स के अंदर पाई जाती है। सीरियल्स बच्चों मैंने आपको बताया, सीरियल्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज को हम खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों इसके बाद हमारे पास है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स देखें, स्टार्च जो है
अब जो स्टार्च जो है ना, अब ये पॉलीसेकेराइड, अब ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं। जो पॉलीसेकेराइड्स में हमने चार एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, बल्कि कौन कौन से पॉलीसेकेराइड्स में पढ़े थे? हमने पढ़ा था स्टार्च, हमने पढ़ा था सेलुलोज, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटन, हमने ये पॉलीसेकेराइड्स पढ़े थे। अब यहाँ बच्चों स्टार्च है। अब आपको पता है कि स्टार्च है ये क्या होता है? प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले ग्लूकोज बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ग्लूकोज बनाते हैं। फिर वो कई तरह के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो काफी तादाद में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, तो फिर वो क्या बनता है? स्टार्च बनती है। वो जो स्टार्च कहाँ पे पाई जाती है? सीरियल क्रॉप्स में। सीरियल क्रॉप्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, क्रॉप्स कहते हैं फसलों को। सीरियल क्रॉप्स ऐसी फसलें जिनके बीज को हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेट, वेट कहते हैं बच्चों गंदम को। बार्ले, बार्ले कहते हैं जौ को। किसे कहते हैं? जौ को। आपने जौ का जो है वो रोटी खाई होगी, जौ की रोटी, ठीक है, अगर आपने नहीं खाई तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। जो है ना, जिस तरह गंदम का आटा होता है ना, इस तरह जो भी एक फसल है इसका भी आटा होता है। इसकी रोटी ना बहुत सख्त सी बनती है। आमतौर पर घरों में जौ की रोटी बनाई जाती है गंदम के आटे को मिला के, और ये बहुत फायदेमंद होती है इंसानी हाजमे के लिए, और खासतौर पर शुगर के मरीजों के लिए बड़ी फायदेमंद होती है जौ की रोटी। से बार्ले कहते हैं, मेज कहते हैं बच्चे मकई को, एंड राइस कहते हैं चावल को। तो बच्चों आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सोर्सेज जो है इनके अच्छी तरह से कवर हो गए होंगे। आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से याद रखना। जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, आप लोगों ने इन्हें बुक के ऊपर लाजमी लिख लेना है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फंक्शंस का क्या मुराद है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके ना पॉइंट्स बना लेने हैं। आपके बुक के ऊपर इसके पॉइंट्स नहीं बने हुए, तो आप लोगों ने, जिसे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए ना बोल्ड करके, आप लोगों ने हर लाइन के ऊपर एक एक पॉइंट बना लेना है। सोर्स ऑफ एनर्जी, बच्चों एनर्जी के सोर्स के तौर पर एक करते हैं। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है एक प्रोसेस के जरिए एनर्जी हासिल करती है, जिसे हम कहते हैं रेस्पायरेशन। और बच्चों जो रेस्पायरेशन है हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे हो रही होती है? ये एक ऑर्गेनाइल के अंदर हो रही होती है, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है? जो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है ना, C6H12O6, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और बच्चों साथ इससे बनता है एटीपी। एटीपी क्या है बच्चों? मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि एटीपी हमारे पास एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सब एटीपी की मदद से होते हैं, एटीपी की सहूलियत की वजह से होते हैं। एटीपी जो है उन तमाम कामों को करवाता है। तो आप लोगों ने इन तमाम चीजों को ज़हन नशीन रखना है, ठीक है। और बच्चों देखें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है इब्तदाई सोर्स है एनर्जी का। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी हासिल करने के लिए जो सबसे बुनियादी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब बच्चों इसमें सबसे कॉमन क्या है? ग्लूकोज। एक की क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब ये मोनोसेक्राइड है ना, इसको मजीद तो हम नहीं ना तोड़ सकते, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, मजीद इससे छोटे यूनिट के अंदर नहीं टूटेगा। तो ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इज यूज्ड बाय सेल्स, इसको सेल्स इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी पैदा करने के लिए थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? जो इक्वेशन मैंने आपके लिए लिखी है ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। हम इंशाल्लाह इसको चैप्टर नंबर 8 के अंदर इसको तफसील से पढ़ेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती क्या है। अभी आप लोग जो है वो इस इक्वेशन को याद रखें, ठीक है। ये इक्वेशन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में होती कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। बच्चों इसके नतीजे में एटीपी बनती है, और एटीपी को हमारी बॉडी जो है फिर वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो अगला पॉइंट है, दिस इज द बाउल मूवमेंट्स। बच्चों बाउल मूवमेंट्स कहते हैं हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स को। आपको पता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना जो है मुंह के जरिए खाते हैं, फिर वो खुराक की नाली से गुजरता है, फिर मैदे में जाता है, फिर छोटी आंत के अंदर जाता है, फिर बड़ी आंत के अंदर जाता है। अब बच्चों जो वो खाना उनसे गुजर रहा होता है ना, तो उन छोटी आंत की जो मूवमेंट्स है ना, फिर वो खाने को मूव कर रही होती है, तो बच्चों इन्हें हम बाउल मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। बाउल मूवमेंट्स किसे कहते हैं? इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को कहते हैं। अब बच्चों इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स है ना जो, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। किस तरह अच्छी होती है बच्चों? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ना, आमतौर पे हमारे खाने के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डाइटरी फाइबर। और बच्चों जो डाइटरी फाइबर है ना, ये क्या होते हैं? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब बच्चों इसका क्या मतलब है? मैं आप लोगों को आसान जुबान में समझाता हूँ। बच्चों मिसाल के तौर पर आप एक एप्पल खाते हैं। अब एप्पल का बच्चों जो छिलका है ना, ठीक है, अब वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ना हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि हजम नहीं होगा तो एप्पल का छिलका खाना ही नहीं है। एप्पल का छिलका खाना चाहिए, एप्पल को छिलके के साथ खाना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि उसका जो एप्पल का छिलका है उसके अंदर सेलुलोज ज्यादा होता है। तो जो सेलुलोज क्या है? अब ये पॉलीसेकेराइड है जो कि कई तरह के ग्लूकोज के, ठीक है, कई तरह के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलती है ना, कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, तो सेलुलोज बनते हैं। अब बच्चों जो सेलुलोज है ना, हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज को तोड़ने के लिए इंजाइम्स मौजूद नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बच्चों, उनके लिए इंजाइम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट करें कि हम स्टार्च लेते हैं। देखिए स्टार्च भी तो क्या है? पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी फौरन से इसे तोड़ लेती है। क्यों? क्योंकि स्टार्च को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं। लेकिन बच्चों सेलुलोज को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं है। तो बच्चों ये जो सेलुलोज है ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता,
ये ग्लूकोज के अंदर नहीं टूटता, बल्कि एज अपनी असली शक्ल में ही बरकरार रहता है। बच्चों ये जो सेलुलोज है ना, इसकी एक बड़ा करेक्टर ये है कि ये ना अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करके रखता है। क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करके रखता है। आपने इसे जहन में रखना है, ठीक है। अब बच्चों जब ये सेलुलोज है ना, जो अब चूंकि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट भी नहीं होता, हजम भी नहीं होता, तो बच्चों ये क्या होता है, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अब बच्चों जब ये हमारी इंटेस्टाइन से गुजरता है ना, फर्ज करें कि आंत है, जब इससे बच्चों इस सेलुलोज का मॉलिक्यूल गुजर रहा है, तो इसके इर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। जब बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो ये बड़े आराम से इंटेस्टाइन से गुजर जाएगा, और इसके साथ जो बाकी के पार्टिकल्स है ना, जो बाकी का फुजला है, जो वेस्ट मटेरियल्स है, वो भी बड़े आराम से गुजर जाएंगे। अब बच्चों इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ पे कब्ज नहीं होगी, ठीक है। कब्ज, कब्ज इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, जो फिजिक्स है ना, जो फुजला है इंसानी जिस्म के अंदर, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जिसको जिस्म से बाहर खारिज करना है, वो जो इंटेस्टाइन है ना हमारी, यहाँ पे आके बच्चों को स्टक हो जाता है, वो फंस जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी को क्या करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है इसको एक्सपेल करने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन बच्चों अगर हमारी खुराक के अंदर डाइटरी फाइबर होगा, डाइटरी फाइबर क्या होता है बच्चों, ये हमारी खुराक का वो हिस्सा है जो कि हमारा जिस्म हजम नहीं कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। और बच्चों इसका बड़ा हिस्सा जो है वो सेलुलोज, जिससे आपको मिसाल दी मैंने सेलुलोज। अब बच्चों जो डाइटरी फाइबर है, इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वाटर को अपने साथ अटैच करके रखते हैं। जब बच्चे वाटर को अपने साथ अटैच करके रखते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, जो फुजला है, बाकी फुजला, वो यहाँ पे फंसता नहीं है, वो यहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि वो स्मूथली मूव कर जाता है, ठीक है। तो इंसान जो है वो कब्ज से बच जाता है। तो बच्चे यहाँ पे ये लिखा, डाइटरी फाइबर जो है वो अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स है, जिससे कि ग्लूकोज। अनडाइजेस्टेबल का मतलब है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हमारा जिस्म मजीद सादा चीजों में नहीं तोड़ सकता। हेल्प्स इन प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स, बच्चों ये मुनासिब इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स के अंदर हेल्प देते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स। अब बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो न्यूक्लिक एसिड्स ही होगा। न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। आरएनए का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आप लोगों को पहले भी 12 मरतबा बता चुका हूँ। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का मतलब क्या होता है बच्चों, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या मतलब होता है आरएनए का? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का क्या मतलब होता है बच्चों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों अब ये जो दोनों है ना, दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। कितनी चीजों से? तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक बनता है 5 कार्बन शुगर होती है इसके अंदर, दूसरी होती है बच्चों नाइट्रोजनियस बेस, और तीसरी होती है फास्फोरिक एसिड। क्या होती है बच्चों? फास्फोरिक एसिड। ये आप लोग अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब बच्चों तीन चीजों से मिलकर बनता है। अब बच्चों इसमें जो 5 कार्बन शुगर है ना, ठीक है, ये दो तरह से हो सकती है। एक हो सकती है राइबोज, और एक हो सकती है बच्चों डीऑक्सीराइबोज। क्या हो सकती है? डीऑक्सीराइबोज। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है बच्चों? मैंने आप लोगों को बताया था कि राइबोज जो है ना, ये 5 कार्बन शुगर है। जब उसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल की जगह पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाए, तो वो क्या बन जाती है? वो डीऑक्सीराइबोज बन जाती है। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं लिया राइबोज वाला, तो आप वहां पे जाके लेक्चर ले सकते हैं, आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। तो बच्चों राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या फर्क है? सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क होता है, ठीक है। डी का मतलब है रिमूव, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। राइबोज में से जब एक ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, वो डीऑक्सीराइबोज बनता है। वो कहां से बनता है बच्चों? कार्बन नंबर 2 था ना जो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दोबारा आप लोगों के लिए ड्रॉ करूं छोटा सा, ये 5 कार्बन है ना बच्चों, ठीक है, 5 कार्बन यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैच हो गया। अब देखिए कार्बन नंबर 2 है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास राइबोज में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अटैच होता है, जबकि बच्चों डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है। बच्चों ये आरएनए और डीएनए में ये फर्क है। इसी वजह से आपको पता है आरएनए को हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और डीएनए को हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। और बच्चों ये जो न्यूक्लिक, ये जो पेंटोसिस है ना, पेंटोसिस इसे कहते हैं 5 कार्बन शुगर को कहते हैं, जिसमें राइबोज भी आ जाता है और डीऑक्सीराइबोज भी आ जाता है। असेंशियल कंपोनेंट्स, ये अहम हिस्से हैं, अहम अज्जा है किसके? न्यूक्लिक एसिड्स के। तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है कि पेंटोसिस, जिसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों आ जाते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स के आरएनए और डीएनए का असेंशियल हिस्से हैं। असेंशियल हिस्से क्यों है बच्चों? क्योंकि वो उसको बनाते हैं। मैंने आपको बताया ना, न्यूक्लिक एसिड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनते हैं, 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। तो ये जो 5 कार्बन शुगर है, या तो राइबोज हो सकती है या डीऑक्सीराइबोज हो सकती है, और दोनों क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो आप लोगों ने इनको जहन में रखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, दिस इज द ट्रांसपोर्ट इन बॉडी, बल्कि बच्चों ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बॉडी आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बॉडी। अब देखें बच्चों होता क्या है, जो प्लांट्स है ना, वो कन्वर्ट कर देते हैं मोनोसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स के अंदर, जिससे कि सक्रोज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स बिटवीन बॉडी पार्ट्स। अब बच्चों होता क्या है, फर्स्ट करें कि ये एक प्लांट है, और ये प्लांट के अंदर ये लीफ है, लीफ के अंदर क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में आपको पता है कि पौधा क्या करता है? अपनी खुराक को खुद तैयार करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या होती है? प्लांट अपनी खुराक को खुद तैयार करता है। इसमें क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ठीक है।
तो जो साथ क्या बनती है, साथ बनती है ऑक्सीजन, ठीक है। अब बच्चों ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है आमतौर पे। अब जो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनती है ना, ये ग्लूकोज जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाती है आगे। फर्ज करें पत्ते में ग्लूकोज बन गया ना बच्चों, अब नीचे फर्ज करें यहाँ पे कोई फ्रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फ्रूट लगा हुआ है, उसके अंदर जाके वो ग्लूकोज स्टोर हो जाएगी। अब जो ग्लूकोज को प्लांट ने मुंतकिल करना है ना अपने पत्ते से इस फ्रूट तक, तो कभी भी ग्लूकोज को अपनी एग्जैक्ट शक्ल के अंदर मुंतकिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो ग्लूकोज है ना ये रिएक्टिव होती है, ये बाकी चीजों के साथ रिएक्ट कर सकती है। जो ग्लूकोज है ना दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करके खराब हो सकती है, तो आप लोगों ने इसे जहन में रखना है। तो प्लांट क्या करता है, वो इस ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ मिला के इसको एक शक्ल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम कहते हैं सक्रोज। बच्चों जो सक्रोज है ना ये नॉन रिएक्टिव है, मजबूत शक्ल है। आप ये समझे कि अब ये है ना जो है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि सही सलामत जो है वो फलों के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है, जहां पे इसने जाना है, ठीक है। तो आपने इसे ध्यान में रखना, जो प्लांट्स है वो मोनोसेक्राइड्स है ना, जो उनको डाइसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि सेक्रोज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स बिटवीन बॉडी पार्ट्स। अभी प्लांट के बॉडी पार्ट्स है ना, प्लांट का ये देखें, ये प्लांट का लीफ है और ये प्लांट का फ्रूट है। तो लीफ से फ्रूट तक जो है मोनोसेक्राइड्स को मूव करने के लिए, अब यहाँ पे मोनोसेक्राइड क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को मूव करने के लिए तो प्लांट उसे क्या करते हैं, डाइसेक्राइड जैसे कि सक्रोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब वो जो कन्वर्ट क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज है ये रिएक्टिव होती है। ये जब यहाँ से पत्तों से फर्ज करें वो फ्रूट तक मूव कर रही है, हो सकता है कि दरम्यान में वो किसी चीज के साथ रिएक्ट कर जाए और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो इसी वजह से उसे सक्रोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो सक्रोज है ना बच्चों ये जो है ये कम रिएक्टिव होती है, तो ये बड़े आराम से जो फ्रूट तक मूव कर जाती है। इसके बच्चों लास्ट पॉइंट है हमारे पास स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बच्चों आपको पता है कि आपने पढ़ा कि सेल वॉल, चैप्टर नंबर 3 में हमने सेल वॉल को स्टडी किया। सेल वॉल में मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्लांट की सेल वॉल है इसके अंदर जो है एक मेजर कंपोनेंट जो है जो मौजूद होता है, दैट इज सेलुलोज। जो आपको पता है कि सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है और एक कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चों इस शक्ल में जो कार्बोहाइड्रेट्स है प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए सेलुलोज अ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल्स है ना जो उनके स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है बच्चों, क्योंकि उसकी सेल वॉल को बनाता है। आपको पता है प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर पानी भरा होता है, वो पानी जो है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। और बच्चों यही जो सेल वॉल है ना यही उस प्लांट को फटने से बचाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर जो है वो सेलुलोज क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर अरेंज हुआ तो इस तरह से, जैसा मैंने आपको बताया था ना चार पाई के अंदर, ठीक है, जिस तरह रस्सियां आपस में एक दूसरे के साथ बुनी होती है, इस तरह से यहाँ पे अटैच होता है ये और बहुत मजबूत होता है ये, और जो प्लांट सेल को फटने से बचाता है। तो बच्चों प्लांट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना प्लांट सेल का, इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेलुलोज। किस तरह से, उसकी सेल वॉल के अंदर ही पाया जाता है। तो सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्स को, एंड अल्टीमेटली और आखिरकार द होल प्लांट, जो पूरे के पूरे पौधे को क्या करता है बच्चों, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है, हमारा सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है यहाँ पे मुकम्मल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।